हाँ जी प्यारे बच्चों, अगेन आपका बहुत वेलकम, वार्म वेलकम। यूनिट 3 चैप्टर 5 लेक्चर नंबर 5। अब देखो बेटे, इसमें हम सीक्वेंस में ही चल रहे हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्योरी। ठीक है, अब याद करो, फेरोमैग्नेटिक करेक्टर याद है क्या होता था? इसमें क्या होता था बताओ? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जिस दिशा में आप मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे उस दिशा में ये स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। याद आ रहा है? तो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल की एक्सट्रीम फॉर्म है। करेक्टर तो इनके पैरामैग्नेट जैसे हैं, लेकिन एक्सटेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करेक्टर्स हैं, तो इन्हें ही कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम जानना चाहते हैं ऐसा व्यवहार ये कैसे कर पाते हैं, इस पर बात करना चाहते हैं। तो जरा ध्यान से देखो। देखो बेटे, इनके व्यवहार को समझने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, डोमेन्स। क्या वर्ड यूज किया? डोमेन्स। अब आपका सवाल होगा, सर ये डोमेन क्या होता है? डोमेन एक छोटा सा रीजन है, क्षेत्र है। रीजन माने क्षेत्र। अब इतना छोटा दिखाएंगे तो तुम्हें समझ में कम आएगा, तो इसको मैग्नीफाई करके हम काफी बड़ा कर दे रहे हैं। है तो इतना छोटा ही क्षेत्र, बहुत छोटा सी जगह है। इसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स हैं। बिलियंस ऑफ बिलियंस, अरबों खरबों एटम्स हैं इस छोटी सी जगह में। तुम्हें पता ही है, छोटी सी जगह में खरबों खरबों एटम्स हो सकते हैं। लेकिन इनमें खास बात क्या है? एक डोमेन के सारे जो एटम्स के डाइपोल मूवमेंट हैं वो एक ही दिशा में होते हैं। यानी इस डोमेन में जो बिलियंस ऑफ बिलियंस डाइपोल्स हैं, उन सबका डाइपोल मूवमेंट एक ही दिशा में है। नहीं क्लियर हुआ या हो गया? तो ए डोमेन इज अ रीजन। रीजन माने क्षेत्र, जगह। अ डोमेन इज अ रीजन विच कंटेन्स बिलियंस ऑफ बिलियंस डाइपोल्स एंड ऑल आर अलाइंड इन द सेम डायरेक्शन। यानी एक डोमेन वो जगह है जिसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस डाइपोल्स होते हैं और सारे डाइपोल्स एक ही दिशा में अलाइंड होते हैं। इसीलिए हर डोमेन के पास अपना एक निजी डाइपोल मूवमेंट होता है, वो भी अच्छा खासा। सो ईच डोमेन हैज इट्स ऑन डाइपोल मोमेंट। ऑन डाइपोल मोमेंट, हर डोमेन के पास अपना एक निजी डाइपोल मोमेंट होता है, वो भी काफी सारा, है ना? तो अच्छा खासा डाइपोल मोमेंट होता है। एक डोमेन की बात हो गई। लेकिन एक सैंपल में एक मटेरियल लिया हमने, तो उसमें बिलियंस ऑफ बिलियंस डोमेन्स होंगे, है ना? क्योंकि डोमेन तो एक छोटी सी जगह का नाम है, सुई की नोक के बराबर। तो उसमें करोड़ों सुई की नोक होंगी, है ना? तो एक सैंपल में बिलियंस ऑफ बिलियंस डोमेन्स हो सकते हैं। अब सैंपल में ये डोमेन्स जो हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं। जैसे एक डोमेन ये है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है, तो कोई और डोमेन भी है, इसका डाइपोल मोमेंट इधर है। किसी डोमेन का डाइपोल मोमेंट इधर है तो कोई इधर का वाला भी है, किसी का डाइपोल मोमेंट इधर है तो कोई इधर वाला भी है। क्योंकि बिलियंस ऑफ बिलियंस डोमेन्स हैं, तो दीज डोमेन्स आर रैंडमली ओरिएंटेड। इसीलिए नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सैंपल कितना है? तो नेट डाइपोल मूवमेंट एक डोमेन का नहीं, पूरे सैंपल का नेट डाइपोल मूवमेंट ऑफ द सैंपल इक्वल्स टू जीरो। इक्वल्स टू जीरो। कारण बताओ क्यों जीरो है? ड्यू टू थर्मल एजिटेशन। कारण वही है पुराना। कारण है इसका ड्यू टू
थर्मल एजिटेशन, थर्मल एजिटेशन। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक, यानी अभी तक क्या बात डिस्कस की? डोमेन इज अ रीजन which contains billions dipoles which all are aligned in the same direction, so each domain has its own dipole moment। पहली बात। दूसरी बात, in a sample these domains are randomly oriented due to thermal agitation, so the net dipole moment of the sample is zero। अभी शुरुआत में जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया है तो पूरे सैंपल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब बेटे इस सैंपल को कहां रखा? मैग्नेटिक फील्ड में। नाउ दिस सैंपल इज सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड, दिस सैंपल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो सैंपल को हमने रखा व्हेन सैंपल इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स को दो तरह से इंफ्लुएंस करता है। ये मैग्नेटिक फील्ड डोमेन्स को दो तरह से इंफ्लुएंस करता है। तो जो छोटे छोटे डोमेन्स होते हैं ना, तो इनको तो ये कहता है छोटे छोटे डोमेन से कि आप घूम के मेरी डायरेक्शन में ही अलाइन हो जाइए। तो छोटे डोमेन्स को तो वो टॉर्क लगाता है और टॉर्क लगा के अपनी डायरेक्शन में ही अलाइन करने की कोशिश करता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया है तो इनको कहता है कि इसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाओ, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा है, राइट। और जो डोमेन्स उसके फेवरिंग होते हैं, जैसे दो तरह के डोमेन्स हैं, एक का डाइपोल मूवमेंट इधर की तरफ ही है और एक का डाइपोल मूवमेंट इसके अपोजिट है, लेकिन ये बड़े डोमेन्स हैं। तो वो क्या करेगा? जो इसका फेवर कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके आकार को बड़ा कर देगा। यानी फेवरिंग डोमेन्स को क्या करता है? उनके साइज को एनहेंस कर देता है। और जो अपोजिंग डोमेन्स होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में है, उनके साइज को श्रिंक कर देता है। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितनी तरह से बिहेव करता है? दो तरह से। एक तो जो डोमेन्स होते हैं जिनको वो आसानी से घुमा सकता है, इनको तो घुमाकर अपनी डायरेक्शन में ही अलाइन करता है। दूसरा, जो बड़े डोमेन्स हैं, घूमने में मुश्किल है, उनमें फेवरिंग डोमेन्स के साइज को एनहेंस कर देता है और जो अपोजिंग डोमेन्स हैं उनके साइज को श्रिंक कर देता है। तो अपोजिंग डोमेन्स के साइज को श्रिंक कर देता है, फेवरिंग डोमेन्स के साइज को इंक्रीज कर देता है। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड व्यवहार करता है। थर्मल एजिटेशन अभी भी इनको रैंडमाइज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये काफी ताकतवर होते हैं। एक बार अलाइनमेंट होने के बाद इनका रैंडमाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाता है, इसलिए सैंपल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर लगाया है तो डोमेन्स इतने ज्यादा हैं, एक तो डोमेन्स ही बहुत ताकतवर होते हैं, ये कोई एक एटम नहीं है, ये तो बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स का एक ग्रुप है, एक समूह है ना। तो बिलियंस ऑफ बिलियंस एटम्स एक साथ एक ही दिशा में आ गए, तो इसीलिए सैंपल इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड, सैंपल इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड। किधर? इन द डायरेक्शन ऑफ applied magnetic field, applied magnetic field, applied magnetic field।
पहले बताओ सारी बात समझ में आई? अब एक बार फिर सुन लो ताकि क्लैरिटी बढ़ जाए। ठीक है, ध्यान से सुनना। देखो भाई, किन की एक्सप्लेनेशन समझ रहे हो? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स में डोमेन्स होते हैं। अब एक सवाल है, डोमेन क्या होते हैं? डोमेन इज अ रीजन which contains billions atoms or dipoles. All are aligned in the same direction. That is, each domain has its own dipole moment. ठीक है, but due to thermal agitation these domains are randomly oriented, so the net dipole moment of the sample is zero. ठीक है, ये तब की बात कर रहे हैं जब सैंपल को मैग्नेटिक फील्ड में नहीं रखा गया है। अब अगली बात करते हैं, व्हेन दिस सैंपल इज प्लेस्ड इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द डोमेन्स इन टू वेज। नंबर फर्स्ट, इट ट्राइज टू align the small domains in its direction by applying torque on them. Number two, it increases या enhances the size of favoring domains. फेवरिंग माने जो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में हैं वो कहलाएंगे फेवरिंग डोमेन्स, उनके साइज को एनहेंस कर देता है। एंड इट श्रिंक्स द साइज ऑफ अपोजिंग डोमेन्स। ठीक है, स्टिल थर्मल एजिटेशन ट्राइज टू randomize the domains, but as domains are very large, so a large alignment occurs in the direction of applied field. A large alignment occurs in the direction of applied field. Therefore, sample is strongly magnetized in the direction of applied magnetic field. क्या क्लियर हो गया है? लिख पाओगे अपने आप? तो बेटा ये है फेरोमैग्नेटिक करेक्टर का एक्सप्लेनेशन। अब आपने तीनों का एक्सप्लेनेशन समझ लिया, डाई का व्यवहार भी समझ लिया, डाया का, पैरा का व्यवहार भी समझ लिया है, फेरो का व्यवहार भी समझ लिया है। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू बेटे।